अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। व्यूवर्स, आज हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी और सीरोलॉजी सेक्शन में ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर बात करेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में, और साथ ही साथ जो हमारे पास केसेस फोरेंसिक में रिसीव होते हैं जहां पेटर्निटी के इश्यूज आते हैं फादर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या मेटर्निटी के इश्यूज आते हैं जिसमें एक बच्चा है जिसका क्लेम करते हैं दो मदर्स के ये रिप्लेस हो गए हैं हमारे, तो उस केसेस में भी ब्लड ग्रुप आपको हेल्प आउट करता है। लेकिन अल्टीमेट 100% एक्यूरेट जो मेथड है वो आप सबको मालूम है, डीएनए प्रोफाइलिंग है। लेकिन दूर दराज इलाकों में छोटे छोटे लैब में हमारे पास शायद ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, तो ब्लड ग्रुपिंग काफ़ी हद तक हमें हेल्प आउट करता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम ह्यूमन और नॉन ह्यूमन ब्लड को भी क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं, वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अब्दुल रहमान एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। ब्लड ग्रुपिंग की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमें रेड ब्लड सेल्स को समझना ज़रूरी है। रेड ब्लड सेल्स अगर हम मैन या मैमल्स में, ह्यूमन में या मैमल्स में देखते हैं तो दे आर सर्कुलर, बायोकनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। सिर्फ द ओनली एक्सेप्शंस आर कैमल्स, जिसमें आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। अदरवाइज ऑल द मैमल्स कंटेन द नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। फिर birds, fish and reptiles contain the red blood cells which are oval and nucleated. So that is for sure, if you receive a blood on the cloth of a person in your forensic lab, then police officer or the investigation officer may ask that to identify whether the blood on the cloths are human blood or something else। क्योंकि ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, लोग अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लॉथ्स के ऊपर किसी किसी भी मुर्गी वगैरह का, बर्ड्स का ब्लड लगा लेते हैं कि मुझे ज़्यादा मारा पीटा गया है ताकि केस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन जब लैब में जब आप उसको देखते हैं कि इट इज़ न्यूक्लिएटेड आरबीसीज एंड इट इज़ नॉट ह्यूमन ब्लड, तो उससे चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। आरबीसीज कंटेन्स 65% वाटर। जो आरबीसीज का अंदर जो हमारे पास अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं तो उसमें 65% वाटर होता है और 35% सॉलिड पार्ट होता है। आउट ऑफ दिस 35% सॉलिड पार्ट, 33% इज द मेन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि मौजूद होता है इसमें, और साथ ही साथ 2% मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, ब्लड ग्रुप, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, इंजाइम वगैरह, तो ये वो सारी चीज़ें 2% में आती हैं, जबकि 33% हमारे पास मेनली इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अब क्या ऐसी ख़ास बात है ब्लड ग्रुप का जो हमें फोरेंसिक में हेल्प कर सकता है? आप सबको पता है कि देयर आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी ओ ग्रुप ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम और आर एच सिस्टम। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ हद तक क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में ऑन द स्पॉट हमें हेल्प आउट करता है। अगर तो कोई ऐसे केसेस आते हैं या पेटर्निटी या मैटर्निटी के जो हमने पहले डिस्कस किया, तो उसमें ये हेल्प आउट करता है। सो अगर हम एप्लीकेशन की तरफ आते हैं तो द एप्लीकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन फॉर मेडिको लीगल प्रॉब्लम इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। सो हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप की एप्लीकेशन फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है। जैसे हमने पहले कहा था कि डिस्प्यूटेड पेटर्निटी और मैटर्निटी की अगर इश्यूज आते हैं, पेटर्निटी के इश्यूज आपके पास कहाँ आते हैं? जहाँ पे टू फादर्स क्लेम कर रहे होते हैं कि ये उनका चाइल्ड है, या मदर क्लेम कर रही होती है कि इनका चाइल्ड है और दूसरा बंदा जो है वो सस्पेक्टेड होता है। इस तरह की सिचुएशन हमारे पास कहीं पे अराइज होती है, तो वो रिपोर्ट होती है फोरेंसिक के लिए और वो आप फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। ये फिर मैटर्निटी के इश्यूज आ जाते हैं। मैटर्निटी के इश्यूज इस तरह आ सकते हैं कि हॉस्पिटल में एक बच्चा है जिसको मदर कहती है कि ये रिप्लेस कर दिया गया खुदा न खास्ता किसी और बच्चे के साथ, या दो मदर क्लेम करते हैं कि ये हमारा बच्चा है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए फिर मदर, फादर और बच्चे का ब्लड ग्रुप करके उनको मैच करने की कोशिश की जाती है। सो आगे देखेंगे भी। इसके अलावा टू डिटरमिन पॉसिबल सोर्स ऑफ ब्लड स्टेन, मर्डर, रेप,
तो ये भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ब्लड सोर्स या स्टेन्स जो है वो कहाँ से, सोर्स क्या है उसका, मर्डर हुआ है या रेप हुआ है, आया ये ब्लड ह्यूमन है भी नेचर का या नहीं है, किसी एनिमल्स का है, तो वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इनहेरिटेंस क्लेम्स आ जाते हैं कि एक बच्चे के बारे में मुख्तलिफ लोग सामने आ जाते हैं, उसको भी फिर आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड ग्रुप की तरफ सहारा लिया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम द DNA profiling if it is not available in that part. RH hazards है कि RH पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको पता है कि जो डिजीज़ कंडीशंस डेवलप हो सकती है उस केसेस में भी अगर कोई केस रिपोर्ट होता है तो उसमें भी आप RH एंटीबॉडीज़ वगैरह चेक कर सकते हैं, RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव, जैसे हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न्स काज करता है, तो इन चीज़ों में भी ये हेल्प करता है। कुछ ट्रांसफ्यूजन एरर हो जाते हैं जिसमें फिर फैमिली क्लेम करती है कि ये रॉन्ग ब्लड लगा है या कोई और रीजंस हो, तो उसको फिर आइडेंटिफाई करने के लिए भी फिर दोबारा रिपीट किया जाता है ब्लड ग्रुपिंग और फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो ये कुछ फंक्शंस थे। इसके अलावा कुछ बेसिक जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको लेके हम फोरेंसिक में इस ब्लड ग्रुप के इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप सबको मालूम है कि हमारे पास जो जीन्स होते हैं हमारे, दीज आर द हेरेडिटरी फैक्टर प्रेजेंट इन एवरी सेल, सो दैट इज कैरिंग दैट हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और हमें ये भी मालूम है कि जीन्स प्रेजेंट इन पेयर्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं और उसको हम अलील्स कहते हैं, डिफरेंट लोकस पे जब मौजूद होते हैं, एंड और वी कॉल इट एज अलीलोमॉर्फ्स। अलील्स क्या है? अलील्स आर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स। सो अलील्स जो है वो कंट्रास्टिंग, यानी दो जीन्स हैं और वो दोनों जीन्स जो है वो एक पेरेंट से आता है और दूसरा दूसरी, यानी एक मदर से आता है दूसरा फादर से आता है। इसके अलावा इफ टू जीन्स आर आइडेंटिकल तो वी कॉल इट एज होमोजाइगस। अगर दोनों जो जीन्स अलील्स हैं और उसके दोनों जीन्स जो है वो सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसको हम होमोजाइगस कहते हैं। और इफ द टू जीन्स आर डिफरेंट तो उसको हम फिर हेट्रोजाइगस कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दोनों ए ग्रुप के जीन्स मौजूद हों तो हमारे पास होमोजाइगस होगा, लेकिन अगर एक ए है और एक बी है एंटीजन है तो उसके बाद हमारे पास हेट्रोजाइगस होगा। सो इसी तरह ऑर्गेनिज्म जज्ड बाय कैरेक्टर, तो अगर किसी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हम देखते हैं, वो एक्टिविटी जो हमें नज़र आती है तो उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और जैसे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप है ए है, तो हमें जब परफॉर्म करते हैं तो हमें नज़र आता है कि द पर्सन is having blood group A, लेकिन जीनोटिपिकली वो क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए when we found the organism genetic makeup we called it as a genotype. So a group A is a phenotype, and if you want the genotype of the group A, so it may be AO as you all know, or it may be AA. आप सबको पता है कि A जो है it is a dominant character and O is the रिसेसिव वन। सो अगर किसी की जीनोटाइप ए ओ हो तो ए एक्सप्रेस होगा जो कि इसका फिनोटाइप होगा। इसी तरह अगर ए होगा तो भी ए एक्सप्रेस होगा, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए आएगा। सो दैट वाज अबाउट जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप। यू मे हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट इन द जेनेटिक्स। अब ब्लड ग्रुप एज ए हेरिडिटरी फैक्टर तो है, तो हम इसको कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इन फोरेंसिक साइंस। द वेरियस ब्लड ग्रुप सिस्टम जैसे कि ABO, MN, RH वगैरह, इट्स इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल पे बेस्ड कर रहा होता है। एक हमारे पास जो पहले नंबर पर है, द फर्स्ट वन इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप एट अर्ली एज स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल एंड अनचेंज थ्रू आउट लाइफ। तो ये जो पहला है कि उसमें ये कि करेक्टरिस्टिक जो अर्ली एज में डेवलप होते हैं चिल्ड्रन के, बेबीज़ के, और वो उस इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक रहते हैं और वो कभी भी थ्रू आउट लाइफ चेंज नहीं होते। जबकि दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीजन इनहेरिटेड एज पर मेंडल्स लॉ ऑफ हेरेडिटरी,
कि एंटीजन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन टू देयर ऑफस्प्रिंग, वो मेंडल लॉज को फॉलो करते हैं, जिसमें आप लोगों ने मेंडल्स लॉ को पढ़ा होगा, थ्योरम्स को, जिसमें वो पीस प्लांट्स के ऊपर उन्होंने सजेस्ट किया था, स्टडीज़ किया था और उन्होंने लॉ तरतीब किया था, तो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सो हम ABO सिस्टम को जो फॉलो करेंगे और उसको स्टडी करेंगे और फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो दैट विल फॉलो द मेंडल्स लॉ ऑफ हेरेडिटरी। ABO सिस्टम की तरफ पहले आ जाते हैं और उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, फिर MN और RH को एक एक नज़र देखेंगे। ABO सिस्टम क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन में या पेटर्निटी के आइडेंटिफिकेशन में या फिर मैटरनिटी के आइडेंटिफिकेशन में हमें कैसे हेल्प आउट करता है। हमें पता है कि एग्लूटिनेशन जो है AB कैन नॉट अपीयर इन चाइल्ड अंटिल प्रेजेंट इन बोथ और वन ऑफ द पेरेंट्स। ये अगर एग्लूटिनेशन A और B किसी भी चाइल्ड में कभी भी नहीं हो सकते जब तक कि ये इसके पेरेंट में मौजूद नहीं, क्योंकि दोनों डोमिनेंट करेक्टर है। फादर A होगा या B होगा तो फिर उसका करेक्टर हो सकता है कि उसके चिल्ड्रन में आ जाए, लेकिन अगर वो A या B नहीं है तो उसका चाइल्ड कभी भी A या B नहीं हो सकता। फिर आपके पास अगर एक फॉर एग्जांपल एक O पेरेंट है और इट कांट हैव AB चाइल्ड एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली पेरेंट्स O ग्रुप के हैं तो उनका चाइल्ड कभी भी AB ग्रुप का नहीं हो सकता और वाइस वर्सा, यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर पेरेंट्स AB हो तो उनका चाइल्ड O नहीं हो सकता कभी, क्योंकि A और B डोमिनेंट करेक्टर है, तो हमेशा A और B एक्सप्रेस होंगे तो ग्रुप या A आएगा या B आएगा, O कभी नहीं हो सकता। सो ये हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इफ टू बोथ पेरेंट्स ऑफ जीनोटाइप AO अ चाइल्ड में बॉर्न विद O ग्रुप। अब हो सकता है कि आपके पास दो पेरेंट्स हो और उनका जीनोटाइप AO हो, तो जाहिर है उनका फिनोटिपिकली तो A ग्रुप आ रहा होगा, लेकिन जब उसका जीनोटिपिकली जब O जाके मैच होंगे तो आपके पास ग्रुप O भी आ सकता है। सो अ चाइल्ड कैन बॉर्न बी विद द O ग्रुप फ्रॉम पेरेंट्स हैविंग AO जीनोटाइप। अब अगर आपने एक्सक्लूड करना है पेटर्निटी को ऑन द ABO सिस्टम, यानी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आपने किसी को पेटर्निटी से एक्सक्लूड करना है कि दिस पर्सन इज नॉट द फादर ऑफ दिस चाइल्ड और दिस मदर इज नॉट द मदर ऑफ दिस चाइल्ड, वो झूठ बोल रही है, तो उसको फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए एक्सक्लूजन ऑफ पेटर्निटी ऑन द ABO सिस्टम कैसे होगा? लेट्स से आपके पास अगर हम इस चार्ट को देखते हैं ABO सिस्टम को देखते हुए, इफ पेरेंट्स आर बोथ O, ठीक है, so the possible child will also be of O genotype or O phenotype. There is 100% impossible to have a child of A or B or AB group. ठीक है. Similarly, if let's say father is of O genotype and mother is A, so there is a possibility of having a child O और हैविंग अ चाइल्ड ऑफ A, ठीक है। सो क्योंकि अब A कैसे O कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो आपके पास A करेक्टर है, A में आपके पास हो सकता है इस पर्सन का जीनोटाइप AO हो, सो O और O जब मिलेंगे तो आपके पास पॉसिबल चाइल्ड O ग्रुप का मिलेगा, ठीक है। और सिमिलरली जब AO मिलेंगे तो आपके पास A फिनोटाइप आएगा, यानी A चाइल्ड पॉसिबल है आपके पास, लेकिन B कभी नहीं हो सकता और AB भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे B की कोई ऑप्शन नहीं है दोनों पेरेंट्स में। सिमिलरली अगर आप O और B के साथ देखेंगे तो भी आपके पास ये सिचुएशन आएगी कि O भी पॉसिबल है और B भी पॉसिबल है, अगेन A और B नहीं पॉसिबल। फिर सिचुएशन आ जाती है कि अगर O फिनोटाइप AB के साथ चांस होता है तो फिर आपके पास, क्योंकि दोनों डोमिनेंट करेक्टर हैं, तो ए ग्रुप भी आ सकता है और बी ग्रुप भी आ सकता है, ओ नहीं आ सकता। क्योंकि ए और बी है तो आपके पास सबकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास जीनोटाइप ए ओ भी हो सकता है और बी ओ भी हो सकता है। सो जब ओ मिलेंगे तो आपके पास पॉसिबल चाइल्ड ओ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है। इसके मुकाबले में जब आपके पास यहाँ पे अगर आते हैं, बाकी आप देख लेंगे तो बी और अगर फादर लेट से बी ग्रुप का है और मदर ए बी ग्रुप की है,
तो आपके पास पॉसिबिलिटी जो आ सकती है वो ये आ सकती है कि ब्लड ग्रुप ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है चाइल्ड, लेकिन ओ का हरगिज नहीं हो सकता। द रीजन बिहाइंड दिस कि ऑल दीज आर डोमिनेंट कैरेक्टर। सो कोई भी एक ए या बी भी जाएगा चाइल्ड में तो वो एक्सप्रेस होगा, या ब्लड ग्रुप ए बनेगा या बी बनेगा फिनोटिपिकली, वो ओ कभी नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर आप दोनों पेरेंट्स में कोई ए बी ग्रुप का है और दूसरा भी ए बी ग्रुप का है, फिर भी पॉसिबिलिटी ए बी वगैरह की है, लेकिन ओ की नहीं है। इसी तरह एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम है। एम एन ब्लड सिस्टम में एग्लूटिनेजन या एम होगा या एन होगा, दैट विल ऑलवेज अपीयर्स इन द ब्लड ऑफ चाइल्ड। सो कोई भी अगर वो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से चाइल्ड में तो वो उसमें एक्सप्रेस होगा। टू एम पेरेंट्स कांट हैव एन चाइल्ड एंड वाइस वर्सा। सो अगर दोनों मदर एंड फादर आर ऑफ एम टाइप, उनका कभी भी ये नहीं हो सकता कि चाइल्ड उसका एन टाइप हो। If one parent is type M and other type N, then all children are type MN. So ये भी है, अगर एक मदर जो है वो M टाइप हो और फादर N टाइप हो तो ऑफ कोर्स तमाम जो चिल्ड्रन होंगे वो MN टाइप के होंगे, क्योंकि M will come from father and N will come from mother. So सारे चिल्ड्रन MN टाइप के होंगे. If one parent is homozygous, let's say M or N, and other heterozygous, then all children having 50-50 ratios to the parental types. So आपके पास क्या होगा कि अगर हो सकता है कि एक पेरेंट होमोजाइगस हो M के लिए या N के लिए और दूसरा हेट्रोजाइगस हो जिसमें दोनों M और N मौजूद हो, तो तमाम चिल्ड्रन के 50-50 रेशो होगी कि पेरेंटल टाइप्स के होंगे, यानी होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो MN टाइप्स के हों तो चिल्ड्रन जो है वो हर तरह की पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती है। MM भी हो सकते हैं, NN भी हो सकते हैं, MN भी हो सकते हैं। सो फिर थोड़ा सा ये है कि ब्रॉड हो जाता है पॉसिबिलिटी का ग्राफ। RH सिस्टम आप सबको पता है कि RH नेगेटिव होंगे या फिर RH पॉजिटिव होंगे। इफ द पेरेंट्स आर RH नेगेटिव, इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड विद RH पॉजिटिव हैविंग RH पॉजिटिव। सिमिलरली इफ RH पॉजिटिव होमोजाइगस पेरेंट्स can't have RH नेगेटिव चाइल्ड, तो वाइस वर्सा, यानी RH पॉजिटिव अगर पेरेंट्स हों तो उनका RH नेगेटिव चाइल्ड नहीं हो सकता। RH पॉजिटिव हेट्रोजाइगस पेरेंट कैन प्रोड्यूस बोथ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव पेरेंट्स। अदर ब्लड कंपोनेंट्स जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेटर्निटी और अदर क्रिमिनल इश्यूज, तो वो ब्लड प्रोटीन के बेसिस पे हो सकते हैं, जैसे कि हेप्टोग्लोबुलिन है, हीमोग्लोबिन टाइप्स है, तो A1 A2 वगैरह, तो उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। ग्रुपिंग बेस्ड ऑन एंजाइम्स भी हम कर सकते हैं, जैसे कि फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, तो उस बेसिस पे भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ग्रुपिंग हम बेस्ड पे कर सकते हैं वो है वाइट सेल एंटीजन के बेसिस पे कर सकते हैं, और वो हम सबको पता है दैट इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जिसको हम मुख्तलिफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी हम देखते हैं कि टिश्यू ग्राफ्टिंग या टिश्यू रिजेक्शन वगैरह में इसको पहले असेस किया जाता है। सो इन सिस्टम को भी यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आजकल चूँकि एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस हर जगह पे मौजूद है, सो इन तमाम चीज़ों में पढ़ने के बजाय DNA प्रोफाइलिंग इज़ द ओनली 100% एक्यूरेट सोल्यूशन, क्योंकि एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम में हमें 16% चांसेस होते हैं कि एक्सक्लूड कर सकते हैं पेटर्निटी को, कि एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम के बेस पे हम एक्सक्लूजन हमारे पास परसेंटेज जो बनती है वो 16% है। MN सिस्टम में थोड़ी ज़्यादा 33% है, और RH सब ग्रुप्स में हम 50% के बेसिस पे हम उसको चांसेस होते हैं कि पेटर्निटी को एक्सक्लूड कर लें, और HLA सिस्टम में फिर ये बढ़ के 90% हो जाता है। लेकिन DNA प्रोफाइलिंग इज द अल्टीमेट इन एक्यूरेट वे विच विल गिव अस द 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने कमेंट्स में इसका मुझे ऑप्शन आपने लिख के देना है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। केस अगर आपके पास रिसीव हुआ है डिस्प्यूटेड पेटर्निटी का, तो आपके ख्याल में इसका क्या आंसर होगा कि एलेज्ड फादर AB ग्रुप का है और मदर O ग्रुप का है, चाइल्ड O ग्रुप का है। व्हाट इज योर थॉट्स ऑफ पेटर्निटी, कि अगर एक फादर है जिसके बारे में
सस्पेक्टेड फादर इस चाइल्ड का है उसका ए बी ग्रुप है, मदर का ओ ग्रुप है, जबकि चाइल्ड का भी ओ ग्रुप है, तो उस केस में आप पेटर्निटी यानी क्या सस्पेक्ट करेंगे कि फादर में कि ये उस चाइल्ड का फादर है या नहीं है। सिमिलरली एलिज्ड फादर हैविंग ए मदर ओ ग्रुप while child having AB is that issue of paternity और maternity कि अगर फादर का ग्रुप A है, मदर का O है और चाइल्ड AB ग्रुप का है, तो क्या ये फादर और मदर्स जो हैं ये चाइल्ड के ग्रुप को देखते हुए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द फादर कैन बी द फादर ऑफ दिस चाइल्ड और द मदर कैन बी द मदर ऑफ दिस चाइल्ड। आपने इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और हियर इज़ द रेफरेंसेस। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।